गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज भाग 4। भाग 4 पढ़ चुके, भाग 5 और इसका सीधा संबंध कैसे है? संघ। संघ में हम देखेंगे इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर भाग 6 में अपन राज्य पढ़ेंगे। राज्य में भी है स्टेट। तो आप बता सकते हैं विधायिका में, केंद्रीय विधायिका में क्या क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, है ना, संसद। विधायिका में क्या है? संसद। संसद में क्या क्या है? संसद के कितने अंग हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने भाग हैं? कितने सदन हैं? 2। लेकिन अंग कितने हैं? 3। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। ये कार्यपालिका के अंतर्गत। कार्यपालिका के अंतर्गत जितनी भी इनके अधीनस्थ कार्य करने वाला अमला है, जो भी है, वो सब का सब काय के अंतर्गत आएगा? कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक। कार्यपालिका में क्या नियुक्ति की जाती है? फिर राष्ट्रपति की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा सदस्य के रूप में चयनित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति हो जाती है। ऐसे ही संसद सदस्य के रूप में वो निर्वाचित होते हैं, लेकिन उनकी जैसे विभागाध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये सब काय के अंतर्गत आएगा? कार्यपालिका के अंतर्गत। और तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ये इसके अलावा भी कुछ केंद्र में हम पढ़ेंगे, जैसे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सबको हमें काय में पढ़ना है? संघ के अंतर्गत हमें पढ़ना है। और संघ की कार्यपालिका हो या विधायिका हो, और इसमें एक पद कॉमन है, वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं वो हमें आज याद हो जाना चाहिए। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। फिर बीच बीच में 72 और क्या है? 123 और 143, 108। ये सारे आर्टिकल जो है आज हमें मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया? भाग 1, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। फिर अपन ने भाग 2 पढ़ा, नागरिकता से संबंधित, आर्टिकल 5 से लेकर 11। आर्टिकल 5 से संबंधित से लेकर 11। फिर अपन ने भाग 3 पढ़ा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और ये कहां से? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। 12 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत क्या क्या है? 13 में क्या दिया है? वो विधियां जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगी वो शून्य हो जाएगी। ठीक, ये 13 में दिया है। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25, 26, 27, 28। 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29, 30 शिक्षा एवं सांस्कृतिक सुरक्षा का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 31 संपत्ति का अधिकार जो डिलीटेड हो गया है। और 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 के साथ साथ एक आर्टिकल और कहीं छुपा हुआ है, 226, जो हाई कोर्ट को शक्तियां प्रदान करता है। अब 33,
34 और 35 ये भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 33, 34 और 35 ये हम पढ़ते नहीं है दरअसल, है ना, 12वीं तक कभी नहीं पढ़ते। ये 33 में क्या लिखा है, 34 में क्या लिखा है, 35 में क्या लिखा है, क्या लिखा है वंशिका 33 में विधि निर्माण अधिकरण जो है संसद द्वारा काय के लिए सैन्य कार्य, नौसेना जो सैन्य बल वगैरह हैं इनके लिए विधि वो कुछ यही वाला है, इसमें कुछ हद तक विधि निर्माण द्वारा इनके जो मौलिक अधिकार है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फिर 34 में मार्शल लॉ लागू हो, आपातकाल लागू हो, तब जाके कौन कौन से मौलिक अधिकारों का अपने आप ही उसको डिलीट कर दिया जाएगा, किसको राष्ट्रपति कर सकता है, कौन से मौलिक अधिकार कभी छीने नहीं जा सकते, इन सबसे संबंधित है। और 35 मौलिक अधिकारों को शक्ति प्रदान करने की शक्ति संसद के पास में, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन करके जो मौलिक अधिकार दिए हुए उसका और अधिक विस्तार कर सकते हैं। हाँ 21 में किया है, 21 में किया है, ठीक। उसके बाद अपन ने भाग 4 पढ़ लिया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये है 36 से लेकर 51 तक। क्या उद्देश्य है इसका, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। राज्य को शक्ति प्रदान करते हैं, राज्य के लिए है, राज्य को अधिकार देते हैं कि आप जो है लोगों के लिए इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कोई कानून बनाए। ये जो सिद्धांत है वो इनको ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए कानून बनाए। तो उसमें आर्थिक से संबंधित पढ़े अपन ने, सामाजिक पढ़े, राजनीतिक पढ़े, फिर पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, इससे संबंधित कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए। मतलब राज्य की जो नीति निर्माण की जो शक्ति है, विधायिका जो है, इस जब ये कानून बनाती है तो उसको ध्यान में रख के करना पड़ता है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कोई कानून बना रहे हैं। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा भाग 4 क और आर्टिकल 51 क। क्या इसमें मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। दिनेश कुमार कितने मौलिक कर्तव्यों की बात की थी इन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा? नहीं तो 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की गई थी, लेकिन संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य। क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य? 1 से 14 वर्ष के बच्चों को जो पालक 6 से ठीक है, समझ गया ना। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उनके पालकों का दायित्व होगा कि उनकी शक्ति अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष। तो आज जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है और बड़ा सरल सा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। प्री में भी बन जाते हैं और मेंस में भी बन जाते हैं। हम कभी आर्टिकल का उल्लेख नहीं कर पाते या गलत आर्टिकल उसमें जोड़ देते हैं और वहां पर गलती हमसे हो जाती है। तो टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे एकदम कि आप लोगों को भी याद करने में असुविधा न हो और नोट्स बनाने में भी कोई असुविधा न हो। जैसे 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या है इसमें? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये कहां से लिया गया ये पद? अमेरिका के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं है। ठीक, कहां पे है? अमेरिका। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना सा याद करना है इसमें।
52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ये कैसे निर्वाचित होगा, क्या कार्य होंगे, इसके लिए अलग अलग प्रावधान दिए, बस यही दिया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हम बात करते हैं 53 क्या है इसमें? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति क्या होता है? कानूनों को लागू कर। विधायिका का काम है कानून बनाना और इसका काम है कानूनों को लागू करना। तो कौन कौन से, जो भी विधायिका कानून बनाए लागू करवाना किसकी जिम्मेदारी है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होगी वो किसमें है? राष्ट्रपति में। फिर मंत्रिपरिषद वगैरह कार्य के लिए उसके सहयोग के लिए, मंत्रिपरिषद उसके सहयोग के लिए। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग जो है वो संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। स्वयं भी कर सकता है या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के, अधिकारियों के सहयोग से करेगा। क्लियर एकदम? 52 में क्या राष्ट्रपति हो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में क्या दिया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका उपयोग वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। जितने भी अधिकारी हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें या अन्य मंत्रियों की बात करें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें, महान्यायवादी की बात करें, ये सब उसके सहयोग के लिए है। अब आर्टिकल 54 क्या है इसमें? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक, देखो निर्वाचन की पद्धति और निर्वाचन मंडल इसमें अंतर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब देखो अमेरिका से तो ये पद लिया गया है, लेकिन वहां की चुनाव की पद्धति में और हमारे यहाँ की चुनाव की पद्धति में बहुत अंतर है। ठीक, वहां हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, वहां पर भी लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहां पर क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा? तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ एक शब्द जरूर लिखना है, निर्वाचित सदस्य। जो लोकसभा में 2 जो है एंग्लो इंडियन सदस्य, राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये 14 सदस्य इनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। यदि ये लोग भी भाग लेने लग जाए तो फिर यदि इसमें दोहरे कार्यकाल का भी प्रावधान है, तो जिनको उन्होंने मनोनीत किया था दोहरे कार्यकाल के समय तो 100% उसको वोटिंग करते, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उसमें। तो इसलिए क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित होंगे, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरा कौन सा होगा? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है या कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है,
तो वो लोग भी, वहां के निर्वाचित सदस्य भी इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। जैसे अभी कहाँ पर विधानसभा है, क्या दिल्ली पांडिचेरी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी है। तीसरा कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर, वहां पर भी विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश उसे घोषित कर दिया। क्लियर हो गया। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये क्वेश्चन बना था मेरे ख्याल से 19 या 20 में क्वेश्चन बना था। मेंस में मैं खुद 2-3 बार इसका उत्तर लिख के आया हूँ, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा है तो यहाँ क्या राज्य विधान परिषद भी आ जाएगा, ऐसा कोई कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर। तो बिल्कुल एकदम ये याद रख ले 3 बातें, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और वो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य। 3 चीजें हमें याद रखने की जरूरत है, फिर कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। अब 55 आर्टिकल 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 55 में क्या दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। क्या होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये इस पर लागू नहीं होता। अपन ने एक दिन पढ़ा था, उसमें जैसे संसद सदस्य का, विधानसभा सदस्य का उदाहरण दिया था मैंने, यदि प्रत्याशी बहुत ज्यादा है तो 10%, 11%, 12% वोट लेकर भी कोई प्रत्याशी विजेता हो सकता है, लेकिन उसे बहुमत, मतलब अधिक से अधिक पब्लिक का बहुमत है क्या। अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए 2024 में संसद के, लोकसभा के चुनाव हुए, तो मुश्किल से 10 या 15 जो है ऐसे लोग होंगे जिनको 50% या उससे ज्यादा वोट मिले हैं। बाकी सबको 40%, 42%, 43% वोट मिले हैं और वो विजेता घोषित हो गए। जबकि 50% जो बहुमत चाहिए, बहुमत का मतलब क्या होता है 50% से अधिक, लेकिन वो मिला क्या उन्हें, नहीं। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक। कैसा है, अनुपातिक। तो जितने भी सदस्य निर्वाचन मंडल में सदस्य है, लगभग 800 लोग मान के चलो, है 800 तो लोकसभा के हो गए, और राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य है उसमें निर्वाचित सदस्य। ये सब अब उनको कितने वोट मिले हैं, हर इसका एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी, और उसके आधार पर देखते हैं कि उसको 50% वोट प्राप्त हुए या नहीं। और जो वोटर होते हैं वो पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद, जितने प्रत्याशी होते हैं ना उनको पसंद के आधार पर देते हैं, और पहली पसंद को काउंट करेंगे हम, पहली पसंद को काउंट करेंगे, और वो निर्धारित कोटा प्राप्त कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी पसंद को काउंट करना पड़ेगा। निर्धारित कोटा उतना प्राप्त होना चाहिए, उसकी अलग पद्धति है। तो लिखेंगे इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, कौन सी, एकल
संक्रमणी मत पद्धति। एकल संक्रमणी ऐसा एक व्यक्ति बहुत सारे वोट कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार देगा, और एक बार देगा वो भी कैसे, पसंद के अनुसार। ये पहली पसंद है, दूसरी पसंद है, तीसरी पसंद, ये चौथी पसंद, इसके अनुसार। और साथ ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, गुप्त मतदान। राष्ट्रपति का भी मतदान कैसा होता है, गुप्त मतदान। गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा। अब किस जनसंख्या को आधार माना है इसमें, किस जनसंख्या को आधार माना है, कि जो इनको कोटा आवंटित किया ना विधानसभा सदस्य को, लोकसभा सदस्य को, तो जनसंख्या का आधार क्या है इसमें, 1971। क्या बोलते हैं इसे, परिसीमन। परिसीमन होता है हर, ये नियम है कि जब जब जनगणना होगी तो जनगणना के बाद में एक परिसीमन आयोग का गठन होगा, और परिसीमन आयोग जो है वो परिसीमन करेगा विधानसभा सीटों का या लोकसभा सीटों का जो आवंटन है वो उसको व्यवस्थित करेगा। परिसीमन आयोग का ये कार्य होता है। लेकिन 1971 में जो परिसीमन हुआ है तब से ये बोल दिया गया कि उसको बढ़ाते गए, और अब ये नियम है कि 2026 के बाद में जो जनगणना होगी, 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा। तो 2026 के बाद कौन सी जनगणना होगी, 2031। तो 2031 में जो जनगणना होगी उसके आधार पर अब परिसीमन किया जाएगा। अभी जो 545 या 552 जो है लोकसभा सीटें कहते हैं, 250 राज्यसभा सीटें कहते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 विधानसभा सीटें हैं। तो अब इसमें परिवर्तन कब होगा, 2031 की जनगणना के आधार पर। तो जो एक विधानसभा सदस्य के वोट का कितना महत्व है, एक लोकसभा सीट के सदस्य का राष्ट्रपति के लिए मतदान का कितना महत्व है, ये कब परिवर्तन होगा, 2031 के बाद, 2031 के बाद। ठीक, ये याद रखना 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है अभी, और अब कब होगा, 2026 के बाद में जो भी पहली जनगणना होगी उसके आधार पर निर्धारित होगा। अब राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, कोई भी बता सकता है राष्ट्रपति की पदावधि। आप भी बता सकते हो मिस्टर अनिल कुमार। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक है, जब तक कि कोई उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण अपने पद पर न कर। ठीक है, पदावधि में और भी है, पद ग्रहण करने की तारीख से, निर्वाचन की तारीख से नहीं है ना। ये छोटी छोटी बातें जो हमें एकदम अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो ऐसी बारीक चीजें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम क्या लिख सकते हैं, निर्वाचन से 5 वर्ष, निर्वाचन से 5 वर्ष, निर्वाचन से संबंध नहीं है इसका। कैसे है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पदावधि, पद ग्रहण से, पद ग्रहण दिनांक से 5 वर्ष तक, ये तो है। लेकिन किसी कारणवश चुनाव भी ना हो, तो एक आध महीना लेट हो जाए, तो फिर जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे, दूसरी शर्त ये भी है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, मतलब नया चुनाव होके उसके पद को ग्रहण न करे, तब तक रहेगा। और ये क्या बॉन्डेड है क्या उसके लिए, नहीं, त्याग पत्र भी दे सकते हैं। विजेता मैडम नहीं, विजया मैडम आप बताइए किसको त्याग पत्र देंगे,
उपराष्ट्रपति को। बहुत बढ़िया, सही है ना, क्यों बदल रहे हो? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को जब जैसे ये पता चलेगा तो फिर क्या करेगा वो? खुश हो जाएगा कि नहीं अब तो मुझे राष्ट्रपति बनने का मौका मिल गया, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। क्या करेगा सर वो निश्चित काल के लिए पद राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा और राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा। जी नहीं, ये तो उपराष्ट्रपति को अधिकार थोड़ी है राष्ट्रपति का उपचुनाव करवाने का, ये तो लोकसभा करती है। तो लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा, स्वीकृत करना अस्वीकृत करना वहां होगा, ना कि उपराष्ट्रपति उसे ठीक है भाई तुम जाओ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। एक दो तीन बातें पढ़ ली अपन। पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक। दूसरा, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। तीसरा, कि वो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत ही लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। ठीक, अब इस प्रक्रिया को बाईपास करते हुए भी एक तरीके से उसका पद समाप्त हो सकता है। महाभियोग, आर्टिकल 61। अभी अपन आर्टिकल 61 को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर एक कंडिका लिख लेते हैं। आर्टिकल 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। धनेश्वरी समझ में आई? राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, आर्टिकल 56। 3-4 कंडिकाएं अपन उसमें पढ़ेंगे। तो वैसे तो पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक है, लेकिन बीच में भी उसे वो त्यागपत्र भी दे सकता है और उसे हटाया भी जा सकता है। अब लिखा हुआ है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए प्राप्तता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अब हमारे यहाँ है ऐसा, एक बार चुनाव कार्यकाल पूरा करने के बाद तो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। जैसे हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 कार्यकाल अपने पूरे किए थे, और उसके बाद में कोई राष्ट्रपति है क्या? प्रथम और अंतिम एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। उपराष्ट्रपति तो है ऐसे जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में केवल एक, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आर्टिकल 57 में ये प्रावधान किया है कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा या उपबंधित होगा, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। 58, अब ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से तो अक्सर क्वेश्चन बनता ही है। 58 बताएं जरा प्रिया, क्या है 58? राष्ट्रपति पद की योग्यता है। 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद
की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर। सबसे पहली शर्त क्या है? भारत का नागरिक हो। क्या बात है, कितने समझदार हैं आप लोग। मुझे लगा आप और कुछ बोलोगे। चलो लिख दिया मैंने, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। फिर आयु भी लिख देते हैं, आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, या उससे अधिक हो। तीसरी शर्त बता दो। गुड, यही अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में, बाकी सब सेम। अंतर क्या? उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। इसके बाद में और एक शर्त, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कहीं पर भी लाभ के पद पर न, लाभ के पद पर न। हो गया ये, लाभ के पद पर न। ताजा उदाहरण कहां पर है इसका? बाद में बताऊंगा, हमारे बैतूल का ही है, फिर बाद में बताऊंगा, है ना? क्योंकि अभी हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में हमारी जनरल चर्चा होगी, तब ताजा उदाहरण हम बैतूल का ही पढ़ेंगे। ठीक, तो लाभ के पद पर न, एक स्पष्टीकरण भी दिया है इसमें। देखिए, लाभ के पद कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, इसमें संसद निर्धारित करती है। कई पद ऐसे हैं जिनको लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अलग क्वेश्चन है ये कि लाभ का पद क्या होगा। ठीक, इसमें एक शर्त ये भी है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण में दिया है ये, तो विशेष योग्यताओं में नहीं दिया, स्पष्टीकरण में दिया है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता? चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जिस तारीख को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे, पहला वाला पद रिक्त माना जाएगा, समाप्त नहीं होगा, रिक्त माना जाएगा कि उन्होंने ये पद छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो पद ही खत्म कर दो, तो फिर मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति, बैतूल का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए तो फिर यहाँ लोकसभा का सदस्य ही चुनाव नहीं होगा। ऐसा नहीं, पद समाप्त नहीं होगा, वो पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, शब्दावली का बड़ा ये होता है? पद रिक्त माना जाएगा। किस दिनांक से? पद ग्रहण दिनांक से रिक्त माना जाएगा। ऐसा नहीं कि निर्वाचन दिनांक से, नहीं, पद ग्रहण दिनांक से वो पद रिक्त माना जाएगा। क्लियर? वो क्षेत्र में चुनाव होता है क्या फिर से, जहाँ पे रिक्त होता है? सवाल ही नहीं उठता। 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करना पड़ेगा। जैसे अभी हुआ ना, जैसे वो यहाँ छिंदवाड़ा में उपचुनाव हुआ, छिंदवाड़ा में उपचुनाव हुआ, बहुत जगह उपचुनाव होते हैं। मतलब जो भी, जैसे एक सदस्य लोकसभा में दो जगह से चुनाव लड़ लेते हैं और दोनों जगह से जीत जाए तो शपथ तो एक ही जगह से लेंगे, तो एक जगह से क्या होता है? उपचुनाव होता है। एक सीट वो छोड़ देते तो वहां पर तुरंत ही उपचुनाव होता है। क्लियर एकदम? ये हो गया आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं कौन कौन सी होना चाहिए। अब 59 कोई बताएं क्या है इसमें? आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 शर्तें।
शर्तें क्या क्या है उनके लिए, क्या क्या मिलेगा उनको, क्या नहीं कर सकते, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो पहली शर्त तो यही है जो अभी स्पष्टीकरण बताया मैंने, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब देखो, राज्य विधानमंडल और विधानसभा में अंतर है, कौन बताएगा? पूजा यादव, नमस्ते। अब बताओ, क्या विधानसभा और विधानमंडल में क्या अंतर है? कल जो टेस्ट हुआ था ना, हमारे अनिल कुमार को पता था कि 3 घंटे का टेस्ट। हाँ अनिल बताओ फिर। नहीं, आप बताएं जरा। नहीं पता, कल पढ़ा आपने ये? नहीं। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। हाँ देखो, राज्य में कहीं एक सदनीय विधायिका है, कहीं 2 सदनीय है। यदि एक सदनीय है तो विधानसभा ही विधानमंडल है, एक सदनीय है तो फिर विधानसभा ही विधानमंडल है। जैसे हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में है स्वीकृत द्विसदनीय है, विधान परिषद भी यहाँ स्वीकृत है, लेकिन गठन हुआ क्या? नहीं। तो यह विधानसभा ही विधानमंडल है। तो विधानमंडल में क्या विधानसभा राज्यपाल, विधानसभा और राज्यपाल आ जाएंगे। लेकिन जहाँ द्विसदनीय है तो वहाँ विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर क्या बनेंगे? विधानमंडल बनेंगे। जैसे केंद्र में विधायिका बनती है। क्लियर है? तो ऐसा कोई भी सदस्य नहीं हो सकता, राष्ट्रपति इनका सदस्य नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर पद ग्रहण दिनांक से वो पद रिक्त माना जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई ये बात, पहले ही पढ़ लिया। दूसरी शर्त क्या है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। एक लाभ के पद पर है तो उसे चुनाव भी नहीं लड़ सकता। पर ऐसा नहीं कि वो चुनाव लड़ लिया, उन्होंने चुनाव जीत गया और अब उसने राष्ट्रपति का पद धारण कर लिया, प्रथम नागरिक बन गया। बोलेंगे अब तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, अब मैं ढेर सारे पद धारण कर लेता हूँ, प्रधानमंत्री भी मैं बन जाता हूँ, वित्त मंत्री भी मैं बन जाता हूँ। तो ऐसा कोई पद धारण कर सकते हैं क्या? वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी मैं खुद ही बन जाता हूँ, कितनी जगह से कमाई आएगी मुझे, कितनी इनकम होगी, ऐसा नहीं सोच सकते। वो तो संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा और आर्टिकल 61 के तहत दूसरे दिन उनके ऊपर महाभियोग आ जाएगा। क्लियर है कि वो पद ग्रहण करने के बाद में कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। एक शर्त और है, राष्ट्रपति बिना किराया दिए, ये बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि ऐसी कुछ सुविधाएं हम लोगों के लिए भी हो जाए, ये हो नहीं रहा है। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपभोग का हकदार होगा, शासकीय निवासों के उपभोग का हकदार होगा। और कायमे दिया है ये, वेतन भत्ते वो सब कुछ मिलेगा उसको जो अनुसूची 2 में अधिसूचित है। अनुसूची 2 में जो उनके लिए वेतन भत्ते विशेषाधिकार ये जो भी दिया हुआ है वो सब उसे प्राप्त होगा। ये पॉजिटिव शर्त है। एक और शर्त है उसकी, पॉजिटिव है, अच्छी बात क्या है? इनको पता है, आपको पता है, भले ही अभी दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि आपको पता है। क्या आपको? सर मतलब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कभी कोई मुकदमा वगैरह नहीं चलाया जा वो तो विशेषाधिकार होगा, वो विशेषाधिकार अपन पढ़ेंगे। ये है
सेवा काल में उनके वेतन भत्ते इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसे क्या बोलते हैं? अलाभकारी परिवर्तन, है ना। मतलब बढ़ाए जा सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। लिखेंगे इसे, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते, उपलब्धियां और भत्ते, भत्ते उसकी पदावधि के दौरान, भत्तों में लिख देंगे, भत्तों में पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 60। क्लियर है एकदम शर्तें? शर्तों में क्या पढ़ा अपन ने? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और सदस्य है तो पद ग्रहण दिनांक से वो पद रिक्त माना जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद अब ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा जो है कि राष्ट्रपति बिना किराए दिए हुए आवास का उपयोग करेगा। वो कार्यकाल में जितने भी वेतन भत्ते हैं उसका वो उपभोग करेगा जो अनुसूची 2 में दिया हुआ है। और फिर पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता या कम नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, क्या बोलते हैं इसे? प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। अब कौन दिलाता है शपथ, पहले तो ये पता होना चाहिए, और क्या शपथ लेता है ये पता होना चाहिए। कौन दिलाता है और क्या दिलाता है। हर किसी की जो शपथ होती है वो पदीय दायित्वों की होती है कि ये काम है तुम्हारे और इसको पूरा करने की आपको शपथ लेना है। ठीक, ये काम है और इसको पूरा करने की शपथ लेना है। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ 2 है, 2 तरीके की शपथ। एक ही है लेकिन 2 बातें उसमें मुख्य रहती हैं। क्या? एक तो पदीय दायित्व है और दूसरा संविधान के संरक्षण परिरक्षण की शपथ हो लेता है। ये संविधान के संरक्षण की शपथ राष्ट्रपति के अलावा दूसरा कोई नहीं लेता। वो बोलते हैं संविधान के अनुसार मैं कार्य करूंगा। दूसरे लोग ये बोलते हैं कि संविधान के अनुसार जो भी दायित्व दिए रहेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन ये बोलते हैं मैं दायित्व तो पूरा करूंगा, साथ ही संविधान का रक्षण परिरक्षण वो सब करूंगा। ठीक, कौन दिलाता है इन्हें शपथ? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चाहेगा नहीं कि मैं शपथ न दिलाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो अन्य वरिष्ठ है वो भी इंतजार करते रहता है कि मैं कब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनूं और किसी राष्ट्रपति को शपथ दिला। ये मौका कोई गंवाना नहीं चाहता। लिखेंगे, प्रत्येक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा और उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा। शपथ का प्रारूप भी पढ़ते हैं अपन, मैं, और यहां पर उसका नाम, उसे बोला जाता है अमुक, मतलब जिसका भी नाम। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
श्रद्धापूर्वक भारत की राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। क्लियर है एकदम? पदीय दायित्व के लिए उसने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा। तो दूसरा क्या है, दूसरी शपथ क्या है? पूरी योग्यता से संविधान विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। अब ये तीनों शब्द परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये प्रतिरक्षण शब्द क्या हो सकता है? प्रतिरक्षण क्या हो सकता है? संरक्षण तो सबको पता है। परिरक्षण प्रतिरक्षण को पहले समझते हैं। प्रतिरक्षण क्या हमारे यहाँ पर क्या है? केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन है। तो केंद्र ऐसी कोई शक्ति राज्य ऐसा कोई कानून न बनाए अपने राज्य में जो संविधान का अतिक्रमण करता है। तो देखो, जहां पर भी केंद्र वाला कोई मुद्दा आता है तो राज्यपाल जो है उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है, ताकि वहां संघ में इसके कारण कोई दिक्कत ना। तो ये है प्रतिरक्षण। परिरक्षण मतलब अब अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग कानून बने हैं उसमें, तो ऐसा कोई कानून न हो जो एक विभाग का कानून दूसरे विभाग को ओवरलैप करता हो। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है? राष्ट्रपति की। पता चला कि वन विभाग जो है कोई कानून बना रहा है और कृषि मंत्रालय कोई कानून बना रहा है, तो कृषि मंत्री सिग्नेचर कर देता, कानून बन जाता, और वन मंत्री सिग्नेचर कर देता, कानून बन जाता। लेकिन इनके बीच में ओवरलैप न हो, इसलिए किसको दिया? राष्ट्रपति को। ये दोनों कानून कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के पास। वो परिरक्षण करेगा कि उन्हीं के द्वारा बनाए हुए कानूनों से कहीं एक दूसरे का हनन तो नहीं हो रहा। फिर है संरक्षण। भाई कानून बनाया हमने, मौलिक अधिकारों को इसमें ले लेते हैं, तो मौलिक अधिकार बनाए दिए हुए हैं तो वास्तव में लोगों को मिलना चाहिए। और यदि नहीं मिल रहे, सरकार ऐसे कानून बना देती है जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से वो परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण करता है। ठीक? और काय के लिए करता है ये सब कुछ? जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। तो ये उनकी शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में? 60 में। याद है आपको? पक्का? 62 में क्या है? 62 में क्या है? अभी तक नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, मैंने पढ़ा है अभी नहीं, मैं हूँ ही ऐसा आदमी, कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ कुछ। हाँ, आप बताओ 62 में क्या दिया है? नहीं बताया अभी तक? चलो ठीक है, अभी पढ़ेंगे। अब 52 में बता दो। राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या दिया? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 में क्या दिया है आप बताओ? पीछे वाले
हाँ जी 53 में कह दीजिए। न्यायपालिका नहीं, आप संघ की कार्यपालिका शक्ति 54 में कह दिया। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। 55 निर्वाचन की पद्धति किसके, कहाँ के राष्ट्रपति के। भारत के राष्ट्र तो ये पूरा लिखना है अपने को, ये ऐसा मतलब शॉर्टकट नहीं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। हाँ आप बताओ 56 में क्या दिया है, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि। 57 में क्या दिया है दिनेश, जल्दी बको। हाँ नहीं, पुनर्निर्वाचन पुनर्निर्वाचन का प्रावधान। 58 इसमें योग्यता दी, राष्ट्रपति के पद की योग्यता है। योग्यता। 59 पूछो, राष्ट्रपति की सेवा शक्ति है ना। हाँ 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ। कौन दिलाता है उन्हें शपथ, सुप्रीम कोर्ट का जो नहीं, मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम, ज्येष्ठ नहीं ज्येष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठ जिसे कहते हैं है ना, सीनियर न्यायाधीश ने निर्धारित प्रारूप में शपथ दिलाते हैं, उनके समक्ष ये शपथ लेते हैं और साथ ही उस शपथ पर हस्ताक्षर भी करते हैं, हस्ताक्षर भी करते हैं। अब 61 और 62, अब नहीं बोलोगे आप कि मुझे ये पढ़ाया नहीं है। 61 और 62, मैं 52 पूछने वाला था लेकिन 62 बोल दिया था। सर 60 में ये नहीं था क्या कि क्या? जो मंत्री लोग जो मतलब शपथ लेते हैं हाँ। कि उसमें भारत की एकता, संप्रभुता या अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, तो ऐसा राष्ट्रपति नहीं शपथ में नहीं वो बोलता है क्या, या दोहराता, मतलब ऐसा प्रावधान नहीं है क्या? नहीं, वो दोनों की शपथ में अंतर ही तो पढ़ना था आपने, दोनों की शपथ में ये अंतर है। अब 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो कहाँ लाया जा सकता है प्रस्ताव, लोकसभा या फिर राज्यसभा। कितने सदस्यों के द्वारा, 1/4 सदस्यों के द्वारा, 1/4 सदस्यों के द्वारा। 1/4 का प्रावधान है, लेकिन परंपरागत रूप से लोकसभा में यदि लाया जा रहा है तो 100 सदस्य और राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य। ठीक है, इनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है इसके, 14 दिन। राष्ट्रपति को लिखित में 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। कम से कम कितने, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त संकल्प का प्रस्ताव पारित होने पर। और ये संकल्प कितने प्रतिशत बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। एक सदन जब आरोप लगाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरा सदन उसकी जांच करता है। लोकसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा तो उसे लोकसभा में भेजा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जांच हो रही तो राष्ट्रपति अपने घर में ही बैठे हैं। जांच के समय में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भी
भेज सकते हैं। लेकिन यदि दोनों सदस्य जो हैं, दोनों सदन 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो फिर वो प्रस्ताव पारित होने के दिनांक से उनका पद रिक्त माना जाएगा। कब से? प्रस्ताव पारित होने के दिनांक से। ऐसा नहीं कि संकल्प कब लाया गया था, ये वाला नहीं। जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा उस दिनांक से उसे पद मुक्त या उनका पद रिक्त माना जाएगा, पद से हटाना पड़ेगा। पारित किए जाने के दिनांक से। ये कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, बड़े सरल क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन गलत होते जा रहे हैं, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहे थे अभी तक। संकल्प पारित होगा तब, प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा तब, या प्रस्ताव पारित किया जाएगा तब। और कितने सदस्यों द्वारा? 2/3। 1/4 काय के लिए? संकल्प रखने के लिए, मतलब प्रस्ताव रखने के लिए। और पारित करने के लिए कितना? 2/3 होना चाहिए। ठीक। अब मान के चलो कि मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए, या आर्टिकल 61 के तहत उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया उनको, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया अस्वस्थता के कारण, या अस्वस्थता हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है, या मृत्यु हो सकती है, आकस्मिक मृत्यु, अस्वस्थता या आकस्मिक मृत्यु, या पद से हटाया जाना। किसी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब क्या होगा? और ये प्रावधान दिया है आर्टिकल 62। याद हो गया? आर्टिकल 62 क्या है? राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अब जुबेर जी समझने वाली बात है। समय तो अपन वो देख लेंगे कि कितने दिन में चुनाव होगा, ये हम देख लेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब 3 वर्ष में किसी की डेथ होगी, 2 वर्ष बचे हैं। अब नए व्यक्ति का निर्वाचन कर लिया अपने राष्ट्रपति पद के लिए, तो कितने समय तक वो पद पर बने रहेंगे उदय जी? राष्ट्रपति कार्यकाल जैसे 5 वर्ष है तो उसका मैक्सिमम 6 से 7 वर्ष तक की। 5 वर्ष नहीं आगे के चुनाव पद ग्रहण तो नए व्यक्ति का चुनाव कर लिया उस, है ना? तो अब उसका चुनाव जो है वो शेष कार्यकाल के लिए होगा या 5 वर्ष के लिए होगा? सीधा सवाल। शेष कार्यकाल के लिए होगा। ये गलत है, इनका सही है। क्योंकि राष्ट्रपति का पद है, उसका कोई ज्वाइंट तो काम है नहीं, उनके साथ में और कहीं तो है नहीं। 50 तो राष्ट्रपति होते नहीं है कि सबका भाई एक साथ में चुनाव करेंगे, फिर नहीं। बाकी लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, इनका काय के लिए होता है? शेष कार्यकाल के लिए होता है। लेकिन इसका किसके लिए होता है? पूरा 5 वर्ष के लिए होता है। याद रखेंगे बराबर। ये इनका शेष कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं होता, याद रहेगा एकदम। क्योंकि एकमात्र पद है ना, क्यों हम 2 साल के बाद में फिर से चुनाव करेंगे और इतना खर्च करेंगे? हम पूरा ऐसा तो हो सकता है कि जब उसको पूरी प्रक्रिया के द्वारा चुनाव हो रहा है तो फिर उसका अधिकार क्यों छीनेंगे 2 साल 3 साल? हाँ, ये भी हो सकता है। उसको 5 साल के लिए ही हम नियुक्त करेंगे। ठीक है। अब कोई जल्दबाजी में ऐसा तो है नहीं भाई, उपराष्ट्रपति को यदि उनकी शक्तियां दे रही तो 6 महीने के अंदर वो उपराष्ट्रपति का हो सकता है, अधिकतम 6 माह के अंदर। मतलब पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर चुनाव करवाना ही होता है। 2 क्वेश्चन थे ना इसमें। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, तो निर्वाचन का समय क्या है? 6 माह। और कितने पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष। क्लियर हो गया एकदम? दोनों चीजें लिखेंगे इसे।
भरने का समय रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र व 6 माह बीतने के पहले, 6 माह बीतने के पहले, 6 माह बीतने के पहले। क्लियर हो गया? या तो ऐसा नहीं कि 6 माह तक इंतजार ही करना है, नहीं वही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया है, अच्छा काम कर रहा है तो चलो इनको 6 माह का मौका दे दो, नहीं, यथाशीघ्र करना है, जल्दी से जल्दी। लेकिन 6 माह के पहले पहले तो कर ही लेना है, और 6 माह तक नहीं हुआ तो फिर विपक्ष हावी हो जाएगा और फिर जो लोकसभा रहेगी उसे भंग करना पड़ेगा। क्लियर एकदम? अगला और कार्यकाल पदावधि कितनी होगी? पूरे 5 वर्ष, पूरे 5 वर्ष। काय के तहत? आर्टिकल 56 के तहत। सर जितने दिन मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे रहते तो उनको उनका वेतन मिलता होगा? बिल्कुल, ये उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे ना अपन। जब भी चाहे पद रिक्ति हो, अस्वस्थता हो या अनिवार्य कार्य के कारण राष्ट्रपति जब अपने पदीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहता है और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के दायित्वों को निभाता है, तो वही सेवा शर्तें वेतन भत्ते प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति के होते हैं। ठीक, ये हम कब पढ़ेंगे? जब उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया बात से? और कार्यकाल कितना? आर्टिकल 56 के तहत 5 वर्ष, पूरी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होगा। पदावधि उसकी 5 वर्ष होगी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 72 राष्ट्रपति से संबंधित, क्योंकि इसके बाद में जो शुरू होगा 63 जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, तो इसलिए अब हम वो आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन इधर उधर बिखरे हुए। आप लोग मुझे बताते चलना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 72, आर्टिकल 72 क्या है? क्षमादान। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति 72 के तहत क्षमादान की शक्ति क्या क्या कर सकता है? दंडादेश का निलंबन, दंडादेश का निलंबन। दंडादेश किसने दिया था? आप बताएं जरा, किसने दिया था दंडादेश? हाई कोर्ट ने दिया होगा या सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की शक्ति। क्षमा भी कर सकते हैं, प्रविलंब भी कर सकते हैं, मतलब जो दंड का समय है, नहीं, प्रविलंब मतलब समय बदल सकते हैं। जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया है, वो बोल रहा है कि अभी जो है मेरी बेटी की शादी होने वाली है, ये है वो है, तो मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं उनकी शादी देखूं, तो भाई उनकी मृत्यु दंड की तारीख जो है वो कुछ समय के लिए टाल सकता है। ठीक, परिहार या लघुकरण मतलब दंड का रूप बदल सकता है या कम भी कर सकता है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दे, तो इस तरीके से वो प्रावधान करने का अधिकार है। लेकिन आगे ढेर सारी कंडिका दी है, वो कैसे कम कर सकता है, किसके कहने पर कम कर सकता है, वो सारे प्रावधान, अपने स्वयं का निर्णय होगा क्या? नहीं। तो आगे इसकी कुछ शर्तें लिखेंगे। उन सभी मामलों
सभी मामलों में जिसमें सशस्त्र बलों के दंडादेश हो या सेना न्यायालय के दंडादेश हो, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसमें इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सशस्त्र बल के सेना न्यायालय भी होते हैं और उन्होंने यदि कुछ किया है तो फिर उसमें ये ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे या उनकी शक्ति पर ये प्रभाव नहीं डालेंगे। यदि कोई ऐसा अपराध जो विधि विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, विधि विरुद्ध है, मतलब कोई ऐसा अपराध कर लिया जो विधि विरुद्ध है, जिससे राज्य की कार्यपालिका शक्ति या केंद्र की कार्यपालिका शक्ति प्रभावित हो रही हो, ऐसा कोई अपराध किया है तो फिर उसमें भी ये राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको वो माफ नहीं कर सकते। जैसे ये वाला जो आतंकवादी गतिविधियां वगैरह होती है तो ऐसे अपराधियों को माफ नहीं करते इस बात से। ठीक, इसको डिटेल में कहीं और देखेंगे, अभी उतना डेटा इसमें है नहीं। क्लियर हो गया? क्षमादान कितने तरीके से कर सकता है? एक तो क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विलंब कर सकता है, परिहार कर सकता है। एक है आर्टिकल 108, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 क्या है? आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की शक्ति, आहूत करने की शक्ति। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की शक्ति, संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की शक्ति। संयुक्त अधिवेशन अपन ने पढ़ लिया है, बताया था थोड़ा बहुत मैंने। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कब बुलाते हैं ये? गतिरोध उत्पन्न हो। काय पर गतिरोध हो? साधारण विधेयक पर, है तो ये लिखना पड़ेगा। जब साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में कोई गतिरोध हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। धन विधेयक या फिर वित्त, वो एक ही बात है, धन और वित्त विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इनके ऊपर ये आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। जब साधारण विधेयक की वही प्रोसेस है कि एक सदन पारित करता है तो दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन उस पे 6 महीने की तारीख है उसकी, 6 माह तक उसके ऊपर विचार विमर्श करता है और उसे संशोधनों के साथ या संशोधन रहित पारित करके उसे भिजवाना होता है। लेकिन न तो संशोधन के साथ भिजवाए न कुछ और 6 महीने का समय बीत जाए तो इसे क्या माना जाएगा? गतिरोध माना जाएगा। और जब ये गतिरोध हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था इसमें, सरल सा क्वेश्चन। सदनों की संयुक्त बैठक अधिवेशित होने के बाद या आहूत करने के बाद यह तय हो जाए कि इसमें गतिरोध हो गया है, अब संयुक्त अधिवेशन आहूत करना है।
राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाए, गतिरोध है उसके ऊपर, गतिरोध है, और ये तय हो गया कि इसका निराकरण हम कैसे करेंगे, संयुक्त बैठक से करेंगे। तारीख फिक्स होगी कि इस तारीख को हम संयुक्त बैठक करने वाले हैं। राष्ट्रपति ने सूचना जारी कर दी। उस बीच में यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, संयुक्त बैठक होगी या नहीं? लोकसभा का तो विघटन होगा, तो संयुक्त बैठक होगी या नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एकदम। क्या गतिरोध हुआ? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक आहूत करने की तारीख फिक्स कर ली, और उस बीच में जो है लोकसभा का विघटन हो जाए, तब क्या संयुक्त बैठक होगी? आप लोगों ने बोला ना, हमने लोकसभा का विघटन किया है, जो लोकसभा सदस्य हैं उसको विदेश तो नहीं भेजा हमने, वो सजाए मौत तो नहीं दी है ना? तो लोकसभा का विघटन हो गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दोबारा वो लोकसभा के लिए चुनाव नहीं होंगे उस समय, किसी और को बोलेंगे कि तुम अपना बहुमत साबित करो, यही होता है ना उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, बैठक भी होगी और विधेयक को पारित भी किया जा सकेगा। ठीक, संयुक्त बैठक भी होगी और विधेयक भी पारित किया जा सकता है। ये तो बहुमत के ऊपर डिपेंड करेगा, यदि ज्यादा लोग हाथ उठा लेते हैं तो पारित हो जाएगा, नहीं उठाते हैं तो फिर नहीं, मतदान के ऊपर डिपेंड करेगा। याद रहेगा एकदम। अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो जाएगा। पारित हो सकेगा बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पारित करना ही होगा, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, वो तो बहुमत के ऊपर डिपेंड करेगा पारित होगा या नहीं। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 123। आर्टिकल 23 आर्टिकल 123 क्या है इसमें? अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। एक बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया 2008 में, जब मैंने संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 का एग्जाम दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन बन गया था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को, अपने राज्य में राज्यपाल को, उपर्युक्त दोनों को, और नीचे लिखा था इनमें से कोई। मैंने लगा दिया उपर्युक्त दोनों, और जब से गोला काला किया तब से सिर पकड़ के बैठ गया कि मैंने गलती कर ली, गलती कर ली। क्या गलती की थी मैंने? नहीं की थी। फिर घर आके मिलाया तो थोड़ा सा सुकून मिला कि नहीं, मैंने जो किया वो एकदम सही किया करके। कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को भी है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर और अपने अपने राज्य के लिए, और राष्ट्रपति को केंद्र सूची के विषय में। ठीक, तो लिखेंगे संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब विश्रांति काल, संसद की बात कर रहे हैं, है? दोनों सदनों के लिए, दोनों सदनों के, जब दोनों संसद के किसी भी सदन का कोई सत्र न चल रहा हो, तब की बात है, तब की बात है। यदि कोई भी सदन का सत्र, राज्यसभा का सत्र चल रहा है तो राज्यसभा में ही लेके आ जाएंगे कोई विधेयक, है। लेकिन न तो लोकसभा का सत्र चल रहा है, न ही राज्यसभा का सत्र चल रहा है, और जब सरकार को ऐसा लगे कि इस विषय पर त्वरित कानून बनाने की आवश्यकता है, तो फिर राष्ट्रपति महोदय जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या होगी? अध्यादेश सेम कानून की तरह होता है, कानून की तरह होता है, लेकिन कानून नहीं होता। कानून कब बनेगा? जब भी सदन जो है सत्र में आए और उसे
पारित कर दे, सदन सत्र में आए और उसे पारित कर दे। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर तो पहले से ही है अध्यादेश के रूप में, तो अपने आप ही वो कानून बन जाएगा। या फिर 6 महीने का समय यदि बीत जाए और सदन उसे पारित न करे तो वो कानून नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अध्यादेश रद्द हो जाएगा। तो 2 समयावधि है, कम से कम वो है कि सदन जो है सदन के अधिवेशन में उसे पारित कर दे, या फिर 6 माह तक लिखेंगे इसे। कब जारी कर सकते हैं? जब सदन का कोई भी सत्र न चल रहा हो, सदन का सत्र न चल रहा हो, तब यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि त्वरित कार्यवाही करना आवश्यक है, तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश को वही बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, जो संसद के अधिनियम का होता है। इसको कितने दिन तक रहता है ये? 6 माह तक। लेकिन उस बीच में यदि संसद का सत्र शुरू हो जाए तो फिर 6 सप्ताह तक, संसद का सत्र शुरू हो जाए तो 6 सप्ताह तक समय है, और सत्र न हो रहा हो तो फिर 6 माह तक। सर ये संसद के सत्र समझ में नहीं आता, 3 सत्र होते हैं, कैसे हाँ। कैसे होते हैं वो समझ। ये अपने आर्टिकल में है ना, तुम पढ़ेंगे। जैसे शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र 2, और एक है बजट सत्र। तो बजट सत्र कभी भी हो सकता है। वैसे नियम तो बजट फरवरी में आता है, तो फरवरी में होना चाहिए, लेकिन जिस साल चुनाव वगैरह हो तो उस साल क्या होता है, अंतरिम बजट लेके आते हैं। अंतरिम बजट मतलब कुछ निर्धारित समयावधि के लिए, जब तक चुनाव होता है तब तक के लिए। और यदि सरकार चाहे तो उसी बजट को पूर्ण रूप से लागू कर सकती है, नया बजट भी प्रस्तुत कर सकती है। जैसे अभी जो चुनाव हुए उसमें राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी, दोनों ने नया बजट लाया, दोनों ने नया बजट लाया है। अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। संसद के सत्र क्लियर हो गया ये? यदि संसद इसे पारित नहीं करती है तो फिर ये शून्य हो जाएगा। ठीक, यदि प्रस्ताव सत्र चला ही नहीं तो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, और यदि सत्र चला तो फिर सिर्फ 6 सप्ताह तक इसका इंतजार करेंगे कि संसद इसे पारित कर रही है या नहीं। और यदि संसद ने कोई रुचि नहीं दिखाई इसके ऊपर तो ये अपने आप ही 6 सप्ताह में ही समाप्त हो जाता है। तो दोनों याद रखना है, 6 सप्ताह भी और 6 माह। एक है 143, इसको जल्दी से लिख के फिर आज छोड़ देंगे। उच्च न्यायालय से परामर्श 143, उच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति, उच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति। अब देखो, राष्ट्रपति को सभी विषय पर कानून बनाने के लिए उसके ऊपर हस्ताक्षर करना है, और कहीं कोई ऐसा मामला हो जिसमें कोई कानून से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करने की जरूरत हो तो किसी भी विषय पर वो उच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। क्लियर हो गई तीनों बातें? राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, और इन्होंने सलाह मांगी है तो सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है। उनको निर्धारित समयावधि में उस विषय पर चर्चा करना पड़ेगा, सलाह देना पड़ेगा, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। चालू रखा वीडियो। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।